नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि चीन के कई युद्धपोत ईरान पहुंच चुके हैं। ईरान, चीन और रशिया की नौसेना मिलकर ईरान की सीमा के बहुत नजदीक 1 और 2 फरवरी को एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली है। और इस समय ईरान के नजदीक अमेरिका के कई वॉरशिप्स भी तैनात हो चुके हैं। अमेरिका की मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए अब कई विकल्प दिए गए हैं। और आज ईरान ने भी कहा है कि वो अमेरिका के किसी भी हमले का तुरंत और पूरी मजबूती से जवाब देगा। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो क्या चीन इस बार ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए बीच में आएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों में सोशल मीडिया की आदत भारत के भविष्य को खोखला कर रही है। आज सोशल मीडिया की वजह से भारत के ज्यादातर बच्चों का दिमाग भटक रहा है और वो मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर न तो जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे, न अपनी नौकरी या व्यवसाय ठीक से कर पाएंगे और रिश्तों में भी असफल हो जाएंगे। यानी ये आगे चलकर भारत पर एक वित्तीय बोझ बन सकते हैं जब ये बड़े होंगे। और आखिर में हम आपको चीन के उदास घोड़े की कहानी सुनाएंगे। ये उदास घोड़ा एक ऐसा खिलौना है जो गलती से बन गया, लेकिन अब पूरी दुनिया की सच्चाई बन चुका है। अब लोगों को ये उदास घोड़ा अपने जैसा लगने लगा है। ये क्राइंग हॉर्स युवाओं पर काम का दबाव, तनाव और दर्द की पहचान बन गया है। आज हम इस सवाल को डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया दर्द और पीड़ा में एक हो जाती है। लेकिन आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए चीन ने अपने कई वॉरशिप्स ईरान की तरफ भेज दिए हैं। और ईरान, चीन और रशिया की नौसेना मिलकर हॉर्मुज की खाड़ी में 1 और 2 फरवरी को एक संयुक्त लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। हॉर्मुज की खाड़ी ईरान की सीमा के बहुत पास है और यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। इसी रास्ते से होकर सऊदी अरब, इराक, यूएई और खुद ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल पूरी दुनिया तक यहीं से पहुंचता है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का एक मतलब यह भी हो सकता है कि चीन वो गलती अब नहीं दोहराना चाहता जो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के दौरान उसने की थी। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला इतना अचानक हुआ कि चीन वेनेजुएला की कोई मदद नहीं कर पाया और इससे पूरी दुनिया में चीन की छवि काफी खराब हुई थी। इसलिए इस बार चीन ने पहले ही अपने वॉरशिप्स ईरान के आसपास तैनात करने शुरू कर दिए हैं। और यह भी हो सकता है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी पहले से ही कर ली गई हो। यानी यह भी हो सकता है कि एक प्री शेड्यूल्ड एक्सरसाइज हो, लेकिन तब भी इस खाड़ी में चीन के इतने वॉरशिप्स की मौजूदगी का जो टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने जिस वॉरशिप को ईरान भेजा है उसका नाम है टाइप 055। इसे कहते हैं टाइप 055। ये दुनिया के सबसे आधुनिक वॉरशिप्स में से एक है और ये आसानी से दुश्मन देश के रेडार की पकड़ में नहीं आता और इसका वजन है लगभग 13,000 टन। और इसमें एक बार में 112 मिसाइल्स तैनात की जा सकती हैं। यानी ये समुद्र के अंदर चलता फिरता एक मिसाइल प्लेटफॉर्म है। और ये वॉरशिप मिडिल ईस्ट में उसी इलाके के नजदीक है जहां अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है और दूसरा किसी भी समय वहां पर पहुंचने वाला है। यानी ईरान के लिए अब अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष हो सकता है, या इतना तो हम कह ही सकते हैं कि बड़ा सवाल इस समय पूरी दुनिया जो पूछना चाहती है या पूरी दुनिया की जो नजर लगी हुई है वो ये है कि क्या इस बार चीन ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए बीच में आएगा। Very big, very powerful ship sailing to Iran right now. بود باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد.
अब आपको एक नक्शा दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि ईरान के नजदीक समुद्र में अमेरिका का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन इस समय मौजूद है, तैनात है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहुत जल्द इस इलाके में पहुंच सकता है और इस दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट। अमेरिका इन दो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ इजराइल और जॉर्डन में बने अपने सैन्य ठिकानों से भी ईरान पर हमला कर सकता है। आप अगर ये नक्शा देखें तो अमेरिका ने अपने 2 वॉरशिप्स तो तैनात कर ही दिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। साथ ही जॉर्डन में उनका एक बेस है, वो वहां से भी हमला कर सकता है और हमले का आदेश मिलने के कुछ ही घंटों में ये सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। यानी इस समय पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही लगभग 65 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 फाइटर जेट भी शामिल है। और एयरक्राफ्ट कैरियर के इस काफिले में कई आधुनिक वॉरशिप्स भी हैं, जिनमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल्स तैनात होती हैं। अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है और इसके पूरे काफिले का हर दिन का मेंटेनेंस का खर्च ही लगभग 72 करोड़ रुपए है। और ये करोड़ों रुपए अमेरिका यूं ही खर्च नहीं कर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अमेरिका के कई ताकतवर और जंगी जहाज इस समय ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। Mr. President, have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like this. अमेरिका ने अपने 12 F-15 फाइटर जेट्स जॉर्डन में बने एक मिलिट्री बेस पर तैनात किए हैं और आशंका यह है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान अपनी मिसाइल से इजराइल और कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। और पिछले वर्ष जून में भी ईरान ने ऐसा ही किया था। तो एक तरफ इजराइल के अंदर जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है और दूसरा कतर पर, और ईरान इस समय इन दोनों पर हमले कर सकता है। ईरान के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतेह। हाइपरसोनिक का मतलब है कि ये मिसाइल करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ये चकमा दे सकती है। खतरनाक मिसाइल इसे माना जाता है और ईरान ने इसी मिसाइल से पिछले साल जून में इजराइल पर एक सफल हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की सेना को 1000 नए ड्रोन्स दिए गए हैं और ईरान बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन्स लॉन्च करके अमेरिका के वॉरशिप्स या मिलिट्री बेसिस पर नए हमले कर सकता है। इस समय कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और इराक सहित मिडिल ईस्ट के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक तैनात हैं। कहां पर तैनात हैं आप यहां नक्शे में देख सकते हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश अमेरिका इस समय कर रहा है। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स कई सैन्य ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं ताकि ईरान के किसी भी मिसाइल हमले से अमेरिका के सैनिकों को बचाया जा सके। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे युद्धपोत इस वीकेंड पर यानी शनिवार इतवार तक ईरान के नजदीक समुद्र में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और पिछले साल जून में भी ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब और इजराइल के वरिष्ठ रक्षा और खुफिया अधिकारियों को वॉशिंगटन बुला लिया है और इसे भी ईरान पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए 2 सैन्य विकल्प दिए हैं। पहला, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल्स बनाने और रखने के साइट्स पर हवाई हमला किया जाए
और दूसरा अमेरिकी कमांडोज भेजकर ईरान के उन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए जिन्हें जून में हुए अमेरिकी हवाई हमले में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ईरान में अमेरिका के कमांडोज भेजना एक जोखिम भरा मिशन हो सकता है और इसी महीने अमेरिका ने एक ऐसा ही ऑपरेशन करके सिर्फ 3 मिनट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान वेनेजुएला से कहीं ज्यादा शक्तिशाली देश है। ईरान के पास वेनेजुएला से कहीं ज्यादा हथियार हैं और उससे कहीं ज्यादा बड़ी सेना है। इसलिए जो कुछ अमेरिका ने वेनेजुएला में किया वो ईरान पर करना संभव नहीं होगा। आज ईरान की सेना ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये सोचते हैं कि वो वेनेजुएला के ही तरह ईरान में सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों की कार्रवाई करके जीत हासिल कर लेंगे और फिर सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को पोस्ट करके बता देंगे कि हमने ऐसा किया है जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया था, तो ट्रंप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यानी ईरान के मुताबिक उस पर कोई भी हमला करना वेनेजुएला जितना आसान नहीं होगा और अमेरिका अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दे। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌های صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد، ولی الان دستورات صادر شده، طرح‌ها تدوین شده، ابلاغ شده برای سناریوهای مختلف که دشمن میتونه و امکانش هست که در واقع اونها رو عملیاتی و اجرا کنه. ما برای سناریوها پاسخ مناسب و متناسب. आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दे और ईरान अपना 435 किलोग्राम यूरेनियम का वो भंडार भी अमेरिका को सौंप दे जिसे उसने परमाणु बम बनाने के लिए तैयार किया है। हालांकि इस यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ईरान की उन न्यूक्लियर साइट्स के मलबे में दबा हुआ है जिन पर पिछले साल जून में अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग यह है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या और उनकी रेंज दोनों को कम करे। लेकिन ये शर्त मान लेने के बाद ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आज ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन मिसाइल पर पाबंदी लगाने की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया है। मतलब आप हमसे बात करते रहिए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये मांग हम नहीं मानेंगे। همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد. तो इस बार का जो वीकेंड है, इस बार का शनिवार और रविवार, ये ऐसा वीकेंड होगा जिस समय पूरी दुनिया बेचैन रहेगी क्योंकि इस वीकेंड पर कुछ भी हो सकता है। पिछले 48 वर्षों में जब जब दुनिया में कोई बड़ा युद्ध हुआ है या कोई आर्थिक मंदी आई है या कोई क्रांति हुई है तो गोल्ड ने अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी सोने ने लोगों को माला माल कर दिया है। वर्ष 1978 और 79 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सोने ने 40.9% का रिटर्न दिया था। 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और तब गोल्ड की कीमतें 41.9% बढ़ गई थी। इसके बाद 2007 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई और तब एक वर्ष में सोने के दामों में औसतन 54.2% की तेजी आ गई थी। इसके बाद 2011 में अमेरिका में आर्थिक मंदी के दौरान सोने के निवेशकों को 42.7% का फायदा हुआ और 2020 में कोरोना की महामारी के समय गोल्ड ने 40% का रिटर्न दिया। यानी हर संकट में गोल्ड एक जैसा रिटर्न देगा, ये लगभग आप देख सकते हैं। आप यहां पर अगर देखें तो गोल्ड
सबसे बेस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या गोल्ड जो है आप कह सकते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ऐसे समय में। सोने और चांदी में पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये आज आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। हमारे देश के कमोडिटी एक्सचेंज MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर पिछले 24 घंटे में चांदी की कीमतों में 88,000 रुपए की गिरावट आई है। एक दिन में 88,000 रुपए। और आज 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 3,32,000 रुपए तक आ चुकी है, जबकि एक दिन पहले चांदी की कीमत 4,20,000 रुपए तक पहुंच गई थी। यानी 24 घंटे से भी कम समय में चांदी में करीब 21% की गिरावट आई है। इसी तरह पिछले 24 घंटे में सोने में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। MCX पर आज 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 1,54,157 रुपए पर आ गई। एक दिन पहले सोने की कीमत 1,80,779 रुपए थी। यानी 24 घंटे में ही सोना 26,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हो गया। और सोने और चांदी में इस गिरावट का असर शेयर बाजार में कारोबार करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर भी हुआ है। आज गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में 10% से लेकर 20% की गिरावट आई है। भारत में सोने और चांदी में गिरावट दुनिया भर के बाजारों में गिरावट की वजह से आई है। इस गिरावट की शुरुआत कल रात यानी 29 फरवरी को ही हो गई थी, जब अमेरिका में डॉलर में मजबूती आई और कुछ बड़े निवेशकों ने सोने और चांदी को बेचकर जमकर मुनाफा वसूली की। एक अनुमान के मुताबिक 29 जनवरी को एक घंटे में दुनिया भर के सोने चांदी के बाजार में करीब 270 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक के इतिहास में सोने और चांदी में एक घंटे में ये सबसे बड़ी गिरावट है।